नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। ईरान ने मंगलवार को इजराइल पर करीब 200 मिसाइल से हमला किया था और उसके बाद से आशंका जताई जा रही है कि इजराइल ईरान पर पलटवार कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया में संघर्ष तेजी से बढ़ेगा और क्षेत्रीय भू राजनीति में खलबली मचेगी, बल्कि दोनों देश सीधे सीधे युद्ध में उतर जाएंगे, जिसका भारत समेत पूरी दुनिया पर असर पड़ सकता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजराइल ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है और उसके संभावित लक्ष्यों में ईरान के तेल डिपो, हवाई अड्डे, परमाणु ठिकाने, यूरेनियम खदानें, सैन्य ठिकाने और रिसर्च रिएक्टर सेंटर्स हैं। बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत में भी नई दिल्ली में इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने दूतावास के बाहरी इलाके की घेराबंदी भी कर दी है। अगर दोनों देश युद्ध में उलझते हैं तो इसका भारत पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि इन दोनों देशों से भारत के व्यापारिक संबंध रहे हैं। इजराइल जहां तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी है, वहीं ईरान प्रमुख तेल उत्पादक देश है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने नागरिकों को ईरान की गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने ईरान में रहने वाले भारतीयों से भी सतर्क रहने और तेहरान में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने को कहा है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी युद्ध जैसी स्थिति में चुनौतियों से निपटने के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बैठक में पश्चिम एशिया में जारी संकट, भारत और वैश्विक स्तर पर इसके प्रभाव पर चर्चा की गई। बैठक में मंत्रियों के अलावा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अब इजराइल और ईरान के बीच बढ़े तनाव ने क्षेत्र में एक बड़े युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है। इजराइल पर ईरान का अटैक है, भारत के लिए क्या संकट है, इसी पर हम आज स्वदेश एजेंडा में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ईरान इजराइल के बीच छिड़े युद्ध से दुनिया भर में तनाव बढ़ रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव भारत के लिए भी चिंता की बात है। दिल्ली में इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाकों की घेराबंदी की है। रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास और अब इजराइल ईरान के बीच लड़ाई भले ही हजारों किलोमीटर दूर लड़ी जा रही हो, लेकिन इसका सीधा असर भारत और यहाँ के लोगों पर भी दिखेगा। इजराइल यहाँ तकनीक के क्षेत्र में आगे है तो ईरान तेल का बड़ा उत्पादक देश है। भारत के इन दोनों ही देशों से व्यापारिक संबंध हैं। ऐसे में ईरान इजराइल जंग से भारत के सामने कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। मसलन, क्या इस संघर्ष से तेल के दाम बढ़ेंगे? क्या आर्थिक कारोबार पर असर पड़ेगा? क्या कूटनीतिक मुश्किलें बढ़ेंगी? युद्ध का चाबहार पोर्ट और ट्रेड कॉरिडोर पर क्या असर पड़ेगा? क्या पश्चिम एशिया की आग दूसरे इलाकों तक पहुंचेगी? क्या अमेरिका का दबाव बढ़ेगा? भारतीय विदेश मंत्रालय ने देश के नागरिकों को ईरान की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने ईरान में रहने वाले भारतीयों से सतर्क रहने और तेहरान में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम पश्चिम एशिया में सुरक्षा के हालात बिगड़ने से बहुत चिंतित हैं और सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने और नागरिकों की सुरक्षा का आह्वान दोहराते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम आग्रह करते हैं कि सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि भारत के इजराइल और ईरान से अच्छे संबंध हैं। बात इजराइल की करें तो इजराइल में भारत के करीब 85,000 भारतीय मूल के यहूदी निवास करते हैं। करीब 18 से 20,000 भारतीय नौकरी करते हैं। अलग अलग जगहों पर करीब 1,000 छात्र रहते हैं। कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में काम। भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय व्यापार होता है। भारत इजराइल को हीरे, डीजल, विमानन, टरबाइन ईंधन, रडार उपकरण, चावल और गेहूं निर्यात करता है। भारत इजराइल से अंतरिक्ष उपकरण, पोटेशियम क्लोराइड, मैकेनिकल अप्लायंस, प्रिंटेड सर्किट आयात करता है। बात ईरान और भारत के रिश्तों की करें तो ईरान से भारत के रिश्ते पुराने हैं। भारत के 1958 से ईरान के साथ राजनयिक संबंध हैं। ईरान में करीब 4,000 भारतीय रहते हैं। इनमें ज्यादातर छात्र या कारोबारी हैं। करीब 1700 भारतीय छात्र हैं। ज्यादातर भारतीय तेहरान में हैं। इसके अलावा बिरजंद, जबोल, मशहद में भी कुछ भारतीय रहते हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच छिड़ी जंग ने मध्य पूर्व का तनाव बहुत अधिक बढ़ा दिया है। तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिसका असर भारत पर भी देखने को मिल सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक कच्चे तेल पर निर्भर है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उपभोक्ता है और अपनी जरूरत का 85% से अधिक तेल आयात करता है। ईरान इजराइल जंग से समुद्री मार्ग से व्यापार पर असर।
भारत और यूरोप के बीच बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर पर असर, भारत की शिपिंग कॉस्ट बढ़ सकती है, जंग से ईरान से तेल आयात पर असर पड़ सकता है, लंबी जंग चलती है तो सोना चांदी महंगा होगा, शेयर बाजार में भी गिरावट दिख सकती है। पश्चिम एशिया पर युद्ध के बादल गहराते जा रहे हैं। इसकी वजह से भारत की विदेश नीति के सामने चुनौतियां बढ़ने की संभावना जताई जाने लगी है। भारत के इजराइल और ईरान दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों देशों का भारत का समर्थन हासिल करने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ेगा। ऐसे में भारत के लिए पश्चिम एशिया में बैलेंस बनाकर अपनी विदेश नीति की प्राथमिकताओं और भारत के हितों को आगे बढ़ाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि मोदी सरकार इस तरह की तमाम चुनौतियों से कैसे निपटती है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसकी चर्चा जो है वो पूरी दुनिया भर में है, और जाहिर तौर पर क्योंकि जो दूसरे देशों से संबंध हैं वो भी अब अलर्ट मोड पे हैं। क्योंकि भारत की बात चली थी, पिछली बार भी हम इस चर्चा में थे, और आज भी भारत की बात इसलिए आ गई क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भारत की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। देखिए, भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी वो आज समझ में आया। जो एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, सीसीएस की बैठक में सुरक्षा संबंधी तमाम चीजों पर बात की गई है। कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आने वाले समय में व्यापक रूप से जो टकराव देखने को मिल रहा है उसको रोकने की जरूरत है। अब उनकी इस बात के बाद, इस बैठक के बाद, इस अपील के बाद यदि ये जंग रुक जाती है तो जाहिर तौर पर भारत की वाहवाही सबसे ज्यादा होगी। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? पहली बात। दूसरी चीज महत्वपूर्ण यहां पर है कि अब आयात निर्यात पर आइए, वैसे देखा जाए तो आर्थिक रूप से भारत पर कितना असर इसका पड़ेगा, यदि ये जंग ऐसे ही जारी रही तो कितना फर्क पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ईरान और इजराइल दोनों से बहुत अच्छे संबंध है भारत के। तेल उत्पादक में अपने आप में अग्रणी ईरान है, तो जाहिर तौर से वहां से चीजें प्रभावित हो सकती हैं। पूरी रिपोर्ट के माध्यम से समझने की यहां जरूरत यह भी आ गई है कि यदि ये जंग ऐसे ही चलती रही तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में बहुत सारी चीजों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो शेयर बाजार हो, चाहे वो सोना चांदी हो, चाहे वो तेल उत्पादन की बात हो, शिपिंग को आप ले लीजिए, कोई भी चीज आएगी, महंगाई कहीं ना कहीं एक असर डालेगी। तो ये बहुत बड़ा एक विचारणीय विषय है कि आखिरकार इस युद्ध को कैसे रोका जाए, इस जंग को कैसे रोका जाए, रुकेगा या नहीं। अच्छा, एक बात और महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर, इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया है ईरान को हम छोड़ेंगे नहीं, यानी वो बिल्कुल तैयारी में है पूरी कहते हैं ना कि पलटवार करने के लिए, और उनके साथ जो उन्होंने किया है ईरान ने उसका जवाब देने के लिए। तो इजराइल को भी समझाना, एक कहते हैं कि थोड़ा संभाल के रखना, समझाने की स्थिति में रखना, यह भी बड़ा टास्क होगा। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के सपोर्ट में पहले ही खड़े हो गया था, तो मुझे लगता है शांति व्यवस्था कैसे बनाई जा सकती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सीधे चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रदीप बैस हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मुर्तजा मोसपी। मुर्तजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं सौरभ दुबे। सौरभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी। अमरदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित। इंदुकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सौरभ जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, म्यूट किया आपने? हाँ, बोलिए। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। सौरभ जी, ये जो पूरा सिनेरियो आया है, सियासत जोरदार है, किस फॉर्मूले पर तैयार हुए हैं, आगे क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? फिलहाल 2-3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। भारत का हस्तक्षेप, एक शांति की अपील भी हम कह सकते हैं क्योंकि टकराव ना हो, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा। सुरक्षा को लेकर बैठक हुई है, सीसीएस की बैठक हुई है, कई सारे पहलुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। अब क्योंकि इजराइल को ये लगता है कि वो ईरान को नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने किया, हम उसका पलटवार बिल्कुल करेंगे, यहां पर समझने और समझाने की जरूरत है। लेकिन ये मध्यस्थता एक पहल भारत ने जरूर कर दी है, लेकिन बाकी चीजों पर यदि ये तब भी नहीं रुकता तो इसका कितना व्यापक रूप से आप बड़ा प्रभाव भारत पर देखते हैं? देखिए, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है कुछ नहीं पता, लेकिन हम आकलन लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं।
उन बयानों को मैं बहुत ज्यादा गंभीरता पूर्वक नहीं लेता जो बयान आते हैं, क्योंकि कथनी और करनी जरूरी नहीं कि एक जैसी हो। कई बार ये एक विदेश नीति का हिस्सा होता है, ये एक कूटनीति का हिस्सा होता है, एक एग्रेसिव बयान दिया जाना। अमेरिका की तरफ से भी जो हाल में बयान आया है, मैं उसे भी बहुत ज्यादा गंभीरता पूर्वक अभी नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसी कोई स्थिति सामने ईरान की तरफ से और इजराइल की तरफ से अभी नहीं बनी है। हाँ, एक हम संघर्ष देख रहे हैं, जो संघर्ष लंबे समय से चल रहा है और इसमें आम लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। रही भारत के प्रभावित होने की बात, अभी भारत काफी दूर है, लेकिन जब असर होगा तो असर पूरी दुनिया में होगा। असर को ये नहीं कह सकते कि कोई युद्ध का असर सीमित क्षेत्र में होता है, युद्ध का असर व्यापक होता है। और भारत में महंगाई निश्चित तौर से बढ़ेगी, अगर जैसा कि अभी आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये संघर्ष ज्यादा चलता है। तो इसके अलावा पूरी दुनिया शांति के प्रयास कर रही है और करना चाहिए। आप देखिए, हमने यूक्रेन वाली जंग से क्या देखा, क्या सीखा। कोई दूसरा देश किसी अन्य देश के युद्ध में अधिक उलझना नहीं चाहता। अपनी जिम्मेदारी को खुद ही हल करना होगा, अपनी समस्या को खुद ही हल करना होगा। और समस्या का केवल एक ही हल है, बातचीत। पहल की जा सकती है, मध्यस्थ बना जा सकता है, लेकिन स्वयं पहल करनी होगी। सबसे पहले मंशा बनानी होगी इजराइल को या ईरान को, क्योंकि इसमें प्रभावित केवल वो लोग हो रहे हैं जो आम बाशिंदे हैं, आम नागरिक हैं। मानवाधिकार की मृत्यु हो रही है सबसे पहले, जिसका कोई दोष नहीं, वो लोग भी मारे जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ऐसी स्थितियों में होता क्या है, मैंने देखा है कि जो सक्षम लोग होती हैं, जो धनवान लोग होती हैं, वो उस क्षेत्र विशेष को छोड़कर चले जाती हैं, लेकिन जो गरीब तबका होता है, सामान्य तबका होता है, वो संघर्ष में कहीं ना कहीं प्रभावित होता है और आहत होता है। उसको 2 वक्त का भोजन जुटा पाना भी मुश्किल होता है। ऐसे में जरूरत इसी बात की है कि दोनों देश कोई बीच का मार्ग निकालें और शांति की राह पर आगे बढ़ें, क्योंकि युद्ध से किसी का भला नहीं होने वाला। आप देखिए, ईरान भी कोई बहुत अधिक सक्षम नहीं है। ईरान, इतने सारे इस्लामिक देश हैं, कितने आए ईरान के साथ में, कितने खड़े हैं आज तो हमें कोई ऐसा देश दिखाई नहीं दिया जो ईरान के साथ में खड़ा हो। हाँ, इजराइल को मान सकते हैं कि अमेरिका का अप्रत्यक्ष समर्थन है, लेकिन कोई अप्रत्यक्ष ही समर्थन रहेगा। प्रत्यक्ष मुझे नहीं लगता कि प्रत्यक्ष समर्थन होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष समर्थन बहुत मुश्किल है और कोई किसी दूसरे की समस्या में उलझना नहीं चाहता। ईरान के पास में कोई ऐसी बहुत ज्यादा वायुसेना उनकी इतनी सक्षम नहीं है, पुराने एयरक्राफ्ट हैं, तो ये बहुत ही अलग विषय है। और हम अगर सैनिक बल के आधार पर भी देखें तो युद्ध ये ज्यादा दिन मुझे नहीं लगता कि चल पाएगा। ठीक है, चलिए अमरदीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ अमरदीप जी, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ भी हैं और मुझे बहुत अच्छे से याद है, हम पिछली बार जब चर्चा में बैठे थे तो एक बात निकल कर आई थी कि भारत की क्या भूमिका हो सकती है, क्या वो कोई हस्तक्षेप करेंगे, क्या वो कोई अपील करेंगे, कोई बात करेंगे। और देखिए, आज सीसीएस की बैठक हो गई, तमाम चीज़ों को लेकर बात हुई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई एक टकराव आने वाले समय में इसको लेकर ना हो तो बहुत अच्छा होगा। उनका ये स्टेटमेंट, ये तमाम बैठकें, ये जो कनेक्शन हम देख रहे हैं ईरान, इजराइल प्लस भारत के साथ में, कि भारत पर कितना असर लेकर जाएगा, क्या लगता है कि कोई महत्वपूर्ण ऐसा इनपुट हो सकता है कि ये जंग रुक जाए, या भारत पर इसका कितना असर देखते हैं? देखिए राखी जी, जिस तरह की ये बैठक हुई है वो बेसिकली अपने को कैसे बचाया जाए इस की विभीषिका से, या क्या ऐसे कदम उठाए जाए कि हमारे पास इम्पैक्ट जो है कम से कम हो। अदरवाइज यदि हम ये कह रहे हैं कि युद्ध रोका जाए, हु इज गोइंग टू लिसन, कौन सुन रहा है हमारी, और हम क्या कर सकते हैं उसको रोकने के लिए? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो इजराइल के साथ हुआ है उसका वो बदला तो जरूर लेगा और लेना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पे बनी हुई है इस क्षेत्र में, ये इजराइल का जो सर्वाइवल का इशू है। यदि इजराइल इस तरह के स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेगा तो दीज पीपल विल ईट अप,
इसराइल को खत्म कर देंगे, खा जाएंगे ये। तो वो अपने आप को खत्म करवा के हमारी बात सुनेगा कि हम गांधी जी की विचारधारा के देश के लोग हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि इजराइल आप रुक जाओ या ईरान भाई आप रुक जाओ, हिजबुल्लाह आप रुक जाओ। कौन सुन रहा है? ये तो ये कहता हूं कि जब से जन्म हुआ है इजराइल का तब से ये लड़ाई चल रही है और ये काइंड ऑफ महाभारत का युद्ध है। जब तक कौरव पूरे खत्म नहीं होंगे ना ये युद्ध समाप्त नहीं होगा। यदि जब तक एक भी कौरव जिंदा है दैट वॉर विल गो ऑन। हमें सोचना यह है कि हम इससे कैसे बचे। नाउ थिंग इज कि ईरान का जो मेन प्रोडक्शन है वो पेट्रोलियम का है और भारत भी 85% पेट्रोलियम को इंपोर्ट करता है और उसके अलावा उससे सारा कुछ, सारा मार्केट, सारे दूसरे जितने भी हमारे सामान है, जितना भी हमारा कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या गोल्ड है या और भी चीजों के सबके जो है इंटरकनेक्टेड है। तो जो महंगाई है इट इज गोइंग टू राइज। अब हमें ये सोचना है कि यदि वहां पे हमारी सप्लाई में कुछ इंटरफेरेंस होती है तो हम अपने आप को कैसे बचाएं। क्या हम जैसे हम देख रहे हैं कि इंस्पाइट ऑफ रशिया और यूक्रेन के वॉर के बावजूद भी हमने काफी जो है इंपोर्ट जो है हम रशिया से कर रहे हैं, तो उसी इंपोर्ट को बढ़ाया जाए या हम अपना जो इंटरनल प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएंगे या हम अपने देश में जो ये महंगाई बढ़ेगी या जो शेयर्स अप डाउन होंगे उसको हम कैसे कंट्रोल करें। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। आई थिंक कि मोदी जी ने जो बैठक की है उसमें मेन मुद्दा यही रहा होगा कि हम अपने देश को अपनी समस्याओं को कैसे सुलझाएं, ना कि क्योंकि ये रुकने वाले नहीं है कोई भी। ये राखी जी ठीक है, चलिए प्रदीप जी आवाज पहुंच रही है मेरी? प्रदीप जी हाँ नमस्ते। क्योंकि ये बात यहाँ से आई इसी को आगे बढ़ाऊंगी कि उस महत्वपूर्ण बैठक में कुछ पॉइंट्स तो क्लियर हुए जो आज बैठक हुई सीसीएस की, और उसमें देखिए सुरक्षा को लेकर जो बैठक थी बहुत सारे पॉइंट्स पर बात हुई होगी। कुछ पॉइंट्स तो क्लियर हुए हैं कि भाई ये टकराव ना हो, व्यापक स्तर पर ये नहीं बढ़ना चाहिए, इसको रोक देना चाहिए। जाहिर तौर पर ये बात इसलिए भी आ सकती है क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों से भारत के अच्छे संबंध हैं। अब ऐसे में यही बात की जा सकती है। लेकिन अमरदीप जी जो एक बात यहाँ पर रख रहे थे कि क्या भारत की बात ईरान इजराइल मान लेगा। ईरान ने जो इजराइल के साथ किया, इजराइल बहुत दो टूक शब्दों में कह चुका है कि हम इसका बदला लेंगे। तो अभी उनकी बातों से तो नहीं लगता कि वो इस चीज पे एक सामंजस्य बैठ पाएगा या ये जंग रुक पाएगी। और यदि ये नहीं रुकती है तो फिर मेन पॉइंट आता है भारत पर असर। अब वो कैसे कैसे असर है, चाहे आप शिपिंग को ले लीजिए, चाहे तेल के मामले में ले लीजिए, चाहे सोने चांदी के मामले में ले लीजिए, या आप बाकी चीजों में भी चले जाइए, तो उसको कैसे बैलेंस करना है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड था, जो महत्वपूर्ण मीटिंग थी, इसको आगे एक असर के रूप में यदि भारत में चीजें आती हैं तो किस तरह से उसको बैलेंस करेंगे। राकेश जी बहुत धन्यवाद आपके कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए और आपके इस पर चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। देखिए मैं एक थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। वर्ष 2020 में हम पेंडेमिक से भी बाहर निकल रहे थे और यूक्रेन रशिया का वार भी हो रहा था। हमारे संबंध इजराइल से भी अच्छे हैं, रशिया से भी अच्छे हैं और ईरान से भी अच्छे हैं। ईरान पे अमेरिकी सैंक्शन अभी से नहीं कई वर्षों से हैं और हम अपनी योजनाएं जो स्कीमें चलाते रहते हैं खाद्यान्न के बदले तेल और इन सारी चीजों को, इससे विषम परिस्थितियां रही हैं, उसमें हमने उन चीजों को आबाद रूप से जारी रखा है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की विदेश नीति एक ऐसी रही है कि सबसे पहले प्रायोरिटी पे रहता है कि एक तो पहले कोई कैजुअलिटी कैलेमिटी शुरू ही ना हो, जो जहां पे कि हम अभी आज खड़े हैं। तो पेंडेमिक में जब हम थे तो हमने अपने मित्र रशिया से जो हमने अपने साधन को किया और तेल की बढ़ती कीमतों से पूरा यूरोप में हाहाकार मचा था, लेकिन हमारे यहाँ स्थिति पेंडेमिक के बाद भी बड़ी सामान्य रही और हम अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा के लेते चले गए। तो जहां तक विदेश नीति की बात है, देश कुशल नेतृत्व में है और बहुत सारी बातें, देखिए अभी हम क्या है चर्चा कर रहे हैं, ये विदेश नीति की बातें हैं भारत सरकार के लिए, लेकिन इस समय पार्टी को प्रथम रख करके नहीं, केंद्र को प्रथम रख करके बात कही और समझी जानी चाहिए। तो हमारी एक परंपरा रही है, सरकार कोई सी भी हो, हम जब विदेश नीति पे कोई बात आती है तो विपक्ष का हम ऐसी अपेक्षा करते हैं, आप अभी पहले तो इतिहास रहा है कि समर्थन मिलता रहा है और वो परंपरा जारी रहेगी। और विदेश नीति और खास करके जियोपॉलिटिक्स को लेकर के सरकारें बहुत जल्दी, बहुत त्वरित और
उच्छृंखलता से फैसले नहीं लेती हैं, इसके इम्पैक्ट, इसके परिणाम दूरगामी होते हैं। तो सभी तथ्यों को रख करके भारत की पिछले 5-7 वर्षों में जो विदेश नीति जिस प्रकार से उभर करके आई है, हम आशा ही नहीं करते, हमें पूरा विश्वास है कि इस आने वाली परिस्थिति में हम बड़ी सफलता से अपनी व्यवस्था को, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाते हुए आगे बढ़ेंगे। एक बात। दूसरी, अभी यूक्रेन की हमारे नेता ने यात्रा की, हमारे प्रधानमंत्री ने यात्रा की, उसके बाद विश्व समाचार पटल पे जो चीजें निकल करके आई उनको हम इस समय अगर न भुलाएं तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। इजराइल एक साल का समय हो गया, पिछली बार 7 अक्टूबर को उनके पे हमला हुआ था और अब तक उन्होंने अभी जाकर के उन्होंने अपने क्रम को जारी रखा है। और आप देखिए तो उन्होंने इराक पे बाद में पहले लेबनान पे किया था। हालांकि आप देखिए आंतरिक मामले होते हैं, सबकी खुफिया एजेंसियां होती हैं, वो अपने काम करते रहते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पे ऐसा मानना है कि कहीं ईरान बलि का बकरा ना हो जाए। सऊदी जो मिडिल ईस्ट की जो व्यवस्था है, जो भौगोलिक व्यवस्था है और उसके बाद जो फिरके हैं अलग अलग, उनको भी आप भूल नहीं सकते। तो स्कूप गोट ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए, उसके लिए निश्चित तौर पे भारत देश चिंतित है और उसी हिसाब से हमारे नेतृत्व ने अपने कामों को आगे बढ़ाया है। जहां तक रही, देखिए अब ये विदेश नीतियां ज्यादातर सरकारें जल्दी नहीं बाहर करती, मैं दोबारा कह रहा हूं, और जो हमारे इंटरनल मामले हैं जहां पे कि हमें अपने इन्फ्लेशन उस पर ध्यान देना होगा, तो आदरणीय मोदी जी एक कुशल नेतृत्व करता है और उनके साथ जो टीम है वो और भी अच्छी महारथी है, जो कि अपने विषय में बहुत ही ज्यादा विशेषज्ञता रखती है। हमारे विदेश मंत्री, हमारे फाइनेंस और बाकी सारे लोग, डिफेंस और ये जो टॉप 4 कैबिनेट होते हैं, उसको अगर आप देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक कुशल हाथों में है और हम अपने देश की व्यवस्था को इस युद्ध से बचाने के लिए कोई कदम पीछे नहीं हटेंगे। कोई एवरी नॉक एंड कॉर्नर हम उसको लेकर के रखेंगे। तो मेरा ये आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरा ये कहना है कि देखिए, मैं बहुत ही सोच करके और बड़ी गंभीरता से ये बात कह रहा हूँ। अगर इस तरह की चर्चाएं होती हैं, सबसे पहले तो देखिए कि विदेश नीति पे चर्चाएं होती नहीं है, लेकिन हम स्वतंत्र हैं, हम करेंगे चर्चा। तो हम अपनी जनता को ये बताना चाहेंगे कि हमारा देश बहुत ही सुरक्षित है, अर्थव्यवस्था को लेकर के और तेल की सप्लाई को भी लेकर के। अभी आदरणीय त्यागी जी व्यक्त कर रहे थे बात, आप प्रणाम त्यागी जी, मैं सम्मान करता हूं किसी भी सैनिक का और ये मेरा व्यक्तिगत है कि मैं जरूर उनको सम्मान दूं, लेकिन उनका सोचना अपनी जगह पे सही है। और एक सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सरकार की नीति हो सकती है कि हमने इसके पहले जो पेंडेमिक देखा, वर्ष 2020 देखा, उसके बाद रशिया यूक्रेन का वॉर देखा, अगर कोई व्यक्ति जो यूरोप से होकर के आया हो और वहां की तेल की कमी और उसके परिणाम को अगर किसी ने करीब से देखा हो, तो उसके कंपैरिजन में हमारा कुछ भी नहीं हुआ। हम नॉर्मल चल रहे हैं और हम इसी तरह से नॉर्मल चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए मुर्तजा जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? आ रही है। मुर्तजा जी, क्योंकि राजनीतिक विषय नहीं है, राजनीति इसलिए मैं कह सकती हूँ इस विषय पे आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इसलिए हैं क्योंकि इसमें इन्वॉल्व भारत हुआ और भारत की तरफ से प्रतिक्रिया, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बैठक रखी और सीसीएस की जो बैठक हुई, तो उसमें कांग्रेस भी इस चर्चा में इसलिए जरूरी थी क्योंकि आप भी एक मजबूत विपक्ष हैं। देश में कितना असर पड़ेगा, क्या हो सकता है, सरकार की तरफ से जो मीटिंग हुई है या जो सोचा जा रहा है, जो प्लान किया जा रहा है, उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है। मजबूत विपक्ष होने के नाते आप लोगों का क्या मत है? कांग्रेस को क्या लगता है इसमें और क्या कोई चीजें हो सकती हैं? भारत पर आप इसका किस तरह का असर देख रहे हैं? और ईरान और इजराइल, आपको लगता है कि क्या ये जंग इस वक्त रुकेगी? देखिए, एक चीज तो ये है कि भारत के दोनों दोस्त हैं, चाहे वो इजराइल हो या ईरान हो, और आज जो मीटिंग रखी गई है यकीनन ये बहुत कंस्ट्रक्टिव उसमें है। और आज इंडिया इस पोजीशन पे है कि डायलॉग, निगोशिएशन, डिप्लोमेटिक टॉक्स आगे बढ़ा सकता है और कोशिश यही रहेगी, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का ये वॉर हो गया है और आप सोचिए कि कितनी जाने गई हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है मुर्तजा जी। जी, तकरीबन जो है 55-60 हजार आदमी जो है जा चुके हैं, इसमें अपनी अपनी जान खोए हैं। लाखों की तादाद में जो है लोग अपने अपने जगहें छोड़ करके एक सुकून की जिंदगी थी
माहौल हो गया। आज हम जो पोजीशन में हैं, मैं तो पूरी तरीके से सताइश करूंगा कि भारत सरकार इस वक्त दोनों खैमों से बात करें, ईरान से भी बात करें और इजराइल से भी। और अगर इसमें किसी किस्म की कोई अच्छी बात निकल के आती है कि ये वॉर रुकती है, या कम से कम जैसा इससे पहले बताया जा रहा था कि 21 दिन का कम से कम विराम हो उसमें, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप यकीन जानिएगा पूरी दुनिया में इंडिया की वाहवाही होगी। और दूसरी चीज, इस वक्त इंडिया के 3 नेवल शिप्स जो है वो बंदर अब्बास पे है एक्सरसाइज में। और आप सोचिएगा, हमारे टाई इनसे भी वैसे ही है, उनसे भी वैसे ही है। INS शेड्यूल वही है, INS वीर वही है, CGS वीरा वहीं पे है। ये जॉइंट एक्सरसाइज है हमारी और ईरान की नेवल से। तो इसका मतलब यही है कि हमारी यहाँ पे भी ये सुनी जाती है, वहां पे भी। ये और बात है कि आज इतनी तलखी आ गई है कि ये ममालिक जो है इतनी मतलब आसानी से नहीं मानेंगे, मगर इंडिया हमेशा से इस चीज में फेमस रहा है, मिलनसार लोग हैं हम। और आप देखेंगे चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो या इस तरफ की कंट्रीज हो, दोनों में इंडियंस को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट से देखा जाता है किसी भी उसमें। तो वैसे ही मैं तो पूरी तरीके से उम्मीद करूंगा कि भारत सरकार का ये जो कदम है इसमें कामयाबी मिलेगी। ठीक है, इंदुकांत जी मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आवाज आ रही। इंदुकांत जी, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। मुझे लगता है ईरान इजराइल में जो हो रहा है उसकी मूल वजह क्या है? एक लंबे समय से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। भारत के हस्तक्षेप की बात थी तो वो भी एक मीटिंग के माध्यम से आ गया। अब ये जो बात रखी जा रही है कि अलग अलग एक बार ईरान और इजराइल से बात की जा सकती है क्योंकि दोनों से अच्छे संबंध है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि ये होता है और ये जंग रुक जाती है तो जाहिर तौर पर भारत की एक वाहवाही होना है, क्योंकि फिलहाल इसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। लेकिन हमें इस पहलू को भी देखना पड़ेगा कि क्या ईरान और इजराइल उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमले इतने हो चुके हैं, मिसाइलें इतनी दागी जा चुकी हैं जो जिनकी कोई गलती नहीं है, इतने लोग मारे जा चुके हैं। और कहते हैं ना कि एक आप किसी की हत्या कर देते हैं, मिसाइल दाग देते हैं और फिर झंडा फहराया जाता है, एक जश्न दूसरे देश में हो रहा है। तो इजराइल को समझाना कि वो अपना बदला ना ले, ये बड़ा थोड़ा सा टफ टास्क है। और फिर ओवरऑल यदि ये नहीं रुकता है तो फिर भारत की तरफ हम आएंगे कि बहुत सारी चीजों पर भारत को समझना पड़ेगा। जी राखी जी नमस्कार, हमारे बाकी को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। 2-3 चीजें मैं साफ करना चाहता हूं जहां तक मेरी समझ है और हमारी जानकारी है कि जैसा कर्नल त्यागी साहब कह रहे थे कि जो CCS की बैठक हुई है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उसमें 4 प्रमुख मुद्दे थे। एक मुद्दा था कि जो जिस तरह से युद्ध की स्थिति और विभीषिका मध्य पूर्व में बढ़ रही है, उसमें भारत के आर्थिक इंटरेस्ट पे क्या उसका असर पड़ेगा। विशेष करके चूंकि भारत का तेल का आयात, पेट्रोलियम का आयात लगभग 80 से 85% होता है, बाकी 15 से 20% हम लोग अपनी खुद उत्पादन करते हैं। और उस 80 से 85% जो आयात है उसका एक बड़ा शेयर ईरान से और गल्फ के और कंट्रीज से है, सऊदी अरबिया, UAE, इन तक। तो जैसे ही युद्ध में ईरान का इन्वॉल्वमेंट होगा तो हमारे यहाँ इमीडिएटली पेट्रोलियम पदार्थों के भाव पूरी दुनिया में बढ़ेंगे, भारत पे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और उस इम्पैक्ट से कैसे डील किया जाए, ये एक बड़ा मुद्दा था CCS की बैठक। तीसरा, भारत के जो लोग वहां फंसे पड़े हैं गल्फ कंट्रीज में, इजराइल में, उनका क्या होगा, चूंकि युद्ध अब बिल्कुल सामने दिख रहा है। और चौथा और सबसे बड़ा कि भारत की क्या भूमिका हो, जो आपने जिक्र किया। भारत की भूमिका उस युद्ध को रोकने में एक मॉडरेटर के तौर पे हो सकती है, लेकिन जो सवाल उठाया हमारे दूसरे साथी ने कि यूक्रेन और रूस के वार में भारत की जैसी महत्वपूर्ण भूमिका है, उतनी महत्वपूर्ण भूमिका मेरे ख्याल से इस युद्ध में नहीं है, क्योंकि ये युद्ध दोनों देशों के अपने स्वाभिमान और अपने अपनी जो पोजीशन है उसकी रक्षा के लिए हो रहा है। और विशेषकर इजराइल मुख्य रूप से शुरुआती दौर पे पीड़ित देश था और भारत इसी तरह के पीड़ा और इसी तरह का दंश पाकिस्तान की तरफ से झेलता रहा है। किस तरह से 7 अक्टूबर को जब लोग वहां के आम नागरिक शांतिपूर्ण ढंग से अपने त्योहार मना रहे थे, अपने जश्न मना रहे थे,
उस समय घुसकर उनको इस तरह से अपहरण कर लिया गया, सैकड़ों की संख्या में उनको मारा गया, रेप किया गया, इसकी निंदा जितनी की जाए वो कम है। और इसीलिए भारत ने शुरुआती दौर में इस घटनाक्रम को देखते हुए इजराइल के अपने अधिकार का, डिफेंस के अपने अधिकार का पूरी तरह से समर्थन किया। हालांकि भारत का रुख सदा से शुरुआती दौर से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक बैलेंसिंग एक्ट किया रहा है। लेकिन यह घटनाक्रम ऐसा था, जैसे घटनाक्रम के खिलाफ भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, इसीलिए भारत ने इजराइल का शुरुआती दौर पर पूरी तरह से सपोर्ट किया। अब इसके परिणाम क्या है देखिए, और इसको रोका कैसे जा सकता है। देखिए इसके परिणाम एकदम सामने दिख रहे हैं कि जैसा 1966 में, जैसा 1950 के दशक में, जैसा 1970 के दशक में इजराइल पे हमला हुआ तो इजराइल ने उस युद्ध का समापन किया और वो जीत कर निकला उसमें से। इस बार भी ऐसे ही लक्षण दिख रहे हैं। जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान की जितनी धमकियां हैं उसको मैं एक गिदड़ भपकी से अधिक नहीं मानता हूं। हाल फिलहाल की जो स्थितियां हैं, आप देखिए आज खुमैनी साहब ने क्या कहा अपने भाषण में। एक तरफ उन्होंने राइफल पे हाथ रखा, लेकिन कहा कि जरूरत पड़ेगा तो हम इंटरवीन करेंगे, दखल देंगे। अरे अब क्या आप दखल देंगे? अब किस जरूरत का आप इंतजार कर रहे हैं? जब आपके सामने आपके पाले हुए, आपके सपोर्टेड संगठन का मुखिया मारा गया, और जैसा दावा है इसराइल का, उसके बाद दूसरा मुखिया था वो भी मारे गए, तमाम कमांडर्स मारे गए। अब आप दखल की जरूरत पड़ेगी तो दखल देंगे, ये सिर्फ दिखाने की बातें हैं। वास्तविकता यह है कि जिस तरह की रणनीति और कूटनीति अमेरिका ने की है कि उन्होंने पूरी तरह से खड़ा किया है अपने को इजराइल के साथ में। ठीक है कि वो सीधे तौर पर इंटरव्यू नहीं कर रहा है, लेकिन आपने देखा कि मेडिटेरेनियन सी में उसने अपनी तमाम नौसैनिक फोर्सेस को खड़ा कर दिया और स्पष्ट तौर पे ये चेतावनी दी है कि किसी ने भी इजराइल के साथ युद्ध खुलेआम किया तो हम इसमें इंटरव्यू करेंगे। इजराइल की रक्षा का हमारा वादा है, इससे अधिक क्या हो सकता है प्रमाण उसका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा होना। और जिस तरह से नाटो और अमेरिका साथ खड़े इजराइल के, हमें ऐसा लगता है कि इस युद्ध का परिणाम साफ है। इसी तरह की स्थितियों में इराक के सद्दाम हुसैन तत्कालीन जो शासक थे, उन्होंने बहुत बढ़कर आगे बातें की थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ डाला युद्ध में, उनको पूरी तरह से अपने एयर पावर से अमेरिका ने नेस्तनाबूद कर दिया और आज तक इराक उस तरह से खड़ा नहीं हो पाया। उसी तरह की स्थितियां ईरान के साथ भी होने की पूरी आशंका है। और हमें ऐसा लगता है कि अब भारत दोनों पक्षों को समझा सकता है, बट यूक्रेन और रूस की वार की तरह यहाँ पे भारत की कोई बड़ी भूमिका नहीं है, क्योंकि यहाँ आतंकवाद से निपटने का मामला है और ईरान सिर्फ धमकी दे रहा है। ईरान के वश का ज्यादा कुछ नहीं है मेरी नजर। जी ठीक है, चलिए सौरभ जी, अब क्योंकि एक बात तो बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गई है कि भारत कर भी सकता है और भारत अपनी चीजों को कैसे संभालना है उस पर ज्यादा फोकस करेगा, यही प्रदीप जी भी कह रहे थे, और जाहिर तौर पे करना भी पड़ेगा। देखिए ये हमें समझने की जरूरत है यहाँ पर कि आज यदि कह भी दिया जाए, ईरान या इजराइल से बात कर ली जाए, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनसे बात करने के बाद यदि वो नहीं ही मानते हैं, क्योंकि ये तो नहीं है ना कि भारत कह देगा तो वो मान ही जाएंगे, ऐसा भी नहीं है भाई। संबंध दोनों से अच्छे हैं तो वो उस संबंध को किस तरह से ले रहे हैं, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी अलग है, लेकिन उसका इंपैक्ट क्योंकि भारत पे पड़ेगा तो जाहिर तौर पर भारत चाहेगा कि ये युद्ध, ये जंग यहां पर रुक जाए। नहीं होती है तो फिर भारत को कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि उनको आर्थिक रूप से कितना नुकसान हो रहा है। हम इसी पर चर्चा को लगातार बनाए हुए हैं। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि मान लीजिए बहुत सारी चीजों का हमने जिक्र किया था यहां पर, आर्थिक रूप से हमें कहां नुकसान हो सकता है, तो उन चीजों के लिए भारत को अभी क्या करने की जरूरत है। ये एक बात अलग हो गई कि वो समझाएंगे नहीं समझाएंगे, उनको कैसे करना है। मान लीजिए नहीं होगा, ये जंग ऐसी चलती रहेगी, तो भारत की एक स्ट्रैटेजी इन दोनों देशों के लिए जहां से आयात निर्यात हो रहा है, उन्हें अपनी बात क्लियर रखकर इस चीज को करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से कोई चीज आई तो फिर भारत को भी एक मुश्किल हो सकती है। अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया, आर्थिक, क्योंकि आर्थिक वजह बहुत सारी जुड़ी हुई है इसमें। देखिए भारत की विदेश नीति सदा से वसुधैव कुटुंबकम वाली रही है। भारत भी कहीं उलझना नहीं चाहता, किसी से उलझना नहीं चाहता, और सबसे भारत के अधिकांश देशों से स्नेहपूर्ण संबंध है, बड़े अच्छे मैत्री संबंध है। लेकिन अब अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं, अभी जैसा कि सुनने में आ रहा है कि तेल की किल्लत हो सकती है और तेल के लिए हमें मुश्किल आ सकती है, तो मैं आपको बताऊं कि जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ था
जब वो संघर्ष शुरू हुआ था तब भी ये बातें कही जा रही थी कि अब कच्चे तेल के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन क्या हुआ, भारत में कहीं कोई मुश्किल नहीं आई। हाँ, हम लोगों के पास उपलब्धता होती है, लेकिन उपलब्धता किस तरीके से होती है और कितने दाम में होती है ये एक अलग बात है। हमने ये भी सुना था कि रूस से सस्ता तेल खरीदा जाएगा, सस्ता तेल खरीदा भी गया और खरीदा गया, लेकिन जनता को तो वही दामों में नसीब हुआ ना। तो सारी वजह अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। चाहे अमेरिका का बयान भी देख लीजिए जो अमेरिका की तरफ से आया, उसका देखिए कितना असर हुआ, शेयर बाजार में कितना असर हुआ, शेयर बाजार धड़ाम से गिर पड़ा। तो जब भी कोई बड़े लोग कुछ भी करते हैं, मेरा ऐसा मानना है, ये मेरी निजी सोच हो सकती है, मेरी राय हो सकती है कि उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ आर्थिक ही होते हैं, इसके अलावा दूसरे कारण तो बहुत कम होते हैं। तो अब हम ये कहें कि तेल की किल्लत हो जाएगी, नहीं। यहाँ देखिए, तेल शोधित करने वाली जो कंपनियां हैं वो पहले से आपदा में अक्सर व्यापारिक नजरिए से देखती हैं, व्यापार करने के लिए तैयार होती हैं, पहले ही उनके कई सारी डीलिंग्स फाइनल हो चुकी होती हैं। तो तेल कंपनियों को मुनाफा पहले भी हुआ था, उम्मीद करते हैं तेल कंपनियों को मुनाफा अब भी होगा। और रही शांति की बात, तो या तो ये युद्ध की परिणति ये होगी कि ये इसी तरह चलता रहेगा जैसे कि रुक रुक कर रूस और यूक्रेन का चल रहा है, और दूसरी बात ये हो सकता है कि आपस में कोई समझौता हो जाए, शांति हो जाए। संभव ये भी है कि दोनों ही पक्ष शांति के लिए इंतजार कर रहे हों। देखिए, कई बार मैंने देखा है लोग भूख हड़ताल पर तो बैठ जाते हैं, लेकिन उसके बाद इंतजार करते हैं कि कोई आ जाए और भूख हड़ताल तोड़वा दे। तो ऐसा नहीं है कि कोई देश ये चाहता है कि हम युद्ध में इन्वॉल्व हो। अधिकांश तौर पर कोई भी देश होगा यही चाहेगा कि युद्ध से दूर रहे, क्योंकि युद्ध में हर प्रकार की हानि उठानी पड़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये देश भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई सुनहरा अवसर मिल जाए और उसके बाद शांति की राह पकड़ ली जाए। कभी कभी कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं, कुछ गलत फैसले हो जाते हैं, गलत निर्णय हो जाते हैं, जिसके कारण संघर्ष हो जाते हैं। लेकिन अंत क्या है संघर्ष का? शांति ही है ना। आज नहीं तो कल शांति करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। अमरदीप जी, एक बात है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और कही है, देखिए अर्थव्यवस्था और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होगा। भाई संबंध किसी भी देश से आज आपके अच्छे क्यों हो रहे हैं, आप क्या आयात कर रहे हो, क्या निर्यात कर रहे हो, इन्हीं चीजों पर डिपेंड करता है। तो आर्थिक रूप से तो बात आनी ही आनी है और इसीलिए इतना सोचा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये भी मानना है कि ऊर्जा और अर्थव्यवस्था को यदि देखें तो ये दोनों देश बहुत अहम हैं। आप समझिएगा, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था दोनों देश इसके लिए अहम हैं, ये उनको लगता है। आज हम एक तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की बात करते हैं, एक लक्ष्य लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। ऐसे में ये जो स्थिति आज सामने आके खड़ी हुई है, अभी हमें कुछ भी नहीं पता भविष्य में क्या होना है, ये कितने दिन चलेगा, इसमें और स्थितियां क्या हो जाएंगी, क्या वाकई में कौन इसमें से जीत कर निकलेगा, कौन हार कर निकलेगा, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन हमें उस बेस को मजबूत रखने की ज़रूरत है। इस वक्त पे उन सारी चीज़ों को समझना होगा। यदि खुद हम भारत इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि ऊर्जा से भी और अर्थव्यवस्था से भी दोनों कंट्रीज बहुत अहम हैं, तो फिर ये बिल्कुल तय है कि भारत पर इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो उसको एक मजबूती से लेकर चलना है। लेकिन करेंगे क्या इस वक्त? सुलह की तो कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, बोलने के बाद भी मान जाए वो भी नहीं दिखता है। अमरदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट किया आपने, अनम्यूट कीजिएगा। Now you can hear? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। ओके, मैं कह रहा हूँ कि ये सोचना भी बहुत एम्बिशियस है कि हम कहें और वो रुक जाए। हाँ। देखिए, सिंपल सा, भारत के अंदर मणिपुर में दो कम्युनिटी, हमारी अपनी कम्युनिटी, अपने लोग कुकी एंड मैतेई, दे आर एट क्लैश। हम उनकी क्लैश तो रुकवा नहीं पा रहे हैं। हम क्या इजराइल की और ईरान की क्लैश रुकवा सकते हैं? नहीं रुकवा सकते। जब ईरान डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया, ईरान ने 200 प्लस मिसाइल जो है वो इजराइल के ऊपर फेंक डाली। अब इजराइल का पूरा हक बन गया कि वो
उस पर पूरा फुल फ्लैश वॉर के लिए जा सकता है। और जो इतिहास को देखे इजराइल की जो रेजोल्यूशन है इजराइल के लोगों का कि वो छोड़ने वाले नहीं है, यदि उन पे हमला किया है they will give you that, okay? Now the thing is कि ईरान के इन्वॉल्व होने से हम पे इम्पैक्ट क्या आता है? मेन इम्पैक्ट आता है हमारा जो पेट्रोलियम का जो हम उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका सीधा सीधा जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव है कि हम किसी दूसरे देश से, जिसे हम अभी तक जो रशिया से भी हमने काफी इंपोर्ट बढ़ाया है, या किसी और दूसरे देशों जो चाहे वो गल्फ के ही हो, यदि वो इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनकी भी मुश्किल हो जाएगी यहाँ पे सप्लाई करना। बट हम रशिया से और ज्यादा इंपोर्ट कर सकते हैं यदि रशिया हमें दे सकता है तो, और उसके अलावा हमें कुछ किफायतें बरतनी पड़ेंगी। उसके अलावा जिस तरह की एक्टिविटीज, मैं इकोनॉमिक नहीं कह रहा हूँ, जो सामाजिक हरकतें भारत में हो रही है उनके लिए भी हमारे लिए, हमारे देश की सरकार के लिए सोचने का विषय है। जिस तरह के प्रदर्शन जो भारत में हो रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बहुत जगह प्रदर्शन हुए हैं, उस सामाजिक स्थिति को भी संभालने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इकोनॉमिक तो ठीक है कि हम ईरान से नहीं लेंगे तो कहीं और से हमारे पास तेल आएगा, और नहीं आएगा तो हम उसको अपना कंट्रोल करेंगे, कम इस्तेमाल करेंगे, बफर स्टॉक से कुछ इस्तेमाल करेंगे, या उसको आगे प्रिजर्व कर रखेंगे कि आने वाले समय में हमें क्या जरूरत पड़ जाए। बट पॉइंट इज कि हम अपने और बाकी जो हमारे एजेंडे हैं, या हमारा जो अपने देश को सुरक्षित रखने का जो विषय है, उस पर सोचने की बात है। और मेरे ख्याल से जो मोदी जी की जो बैठक हुई है, ये उसी को लेकर हुई है। इजराइल और ईरान के युद्ध को रोकने का हमारी हैसियत ही नहीं है। हम किस मुंह से उनको कहने जाएंगे कि भाई रुक जाओ? जिस तरह इजराइल के लोगों का कत्ल हुआ है, उनका अपहरण हुआ है, इजराइल तो उससे पहले कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक कि इसको सबको खत्म नहीं कर लूंगा। और ईरान ने जानबूझ के उसमें पंगा किया है, तो ईरान को तो भुगतना पड़ेगा। हम कह रहे इजराइल को नहीं रुक जाओ, ईरान ने हमसे पूछ के तो हमला नहीं किया था ना, कि भारत से पूछा हो कि हम इजराइल पे हमला करें या ना करें। तो पॉइंट इज कि हमारा उस तरफ ध्यान देना या उस पर बहस को करना तो बेबुनियाद है, उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। ओनली थिंग इज कि नो गवर्नमेंट हैज टू थिंक कि हमें अपना पेट्रोलियम यदि ईरान से बंद हो जाता है तो हमें कहां से लाना है, एंड अपने जो बाकी और महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है। दैट्स इट। बिल्कुल ठीक है। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिएगा। जी देखिए, ये जो चर्चा है ये अंतर्राष्ट्रीय मामले को लेकर के है। निश्चित तौर पे हर विभाग होता है और हर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़े संगठन में, एक बड़ी व्यवस्था में चीजें होती हैं। यही देशों के साथ कमोवेश है। क्या अमेरिका में समस्याएं नहीं है, या किसी विकसित राष्ट्र में, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उनके यहाँ समस्याएं नहीं? लेकिन ऐसे समय जबकि चर्चा किसी एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के चल रही है, देखिए हो सकता है कि लोग उससे विचार में अपनी सद्भावना न रखते हों, उनके विचार भिन्न हों, लेकिन इस समय पे जबकि विपक्ष भी केंद्र सरकार का साथ देता है विदेश नीति में, तो हमें इस पे इंटरनल मैटर्स पे चर्चा करके डेविएशन के अलावा और कुछ नहीं है। आप स्वतंत्र हैं अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, लेकिन जब चर्चा है इतने सारे दिया है, मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ। भाई पॉलिटिकल्स के हम उनको तो रोक नहीं पाते, उनको कैसे रोक लेंगे? वो तो बाहर वाले अपने को नहीं रोक पाते। एग्जाम्पल नथिंग एल्स। ये होता है जब हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कहां है, तो वहां पे हम अपना आंतरिक मामलों को अगर गाएंगे तो ये मुझे नहीं लगता है कि आपका राष्ट्रीय चैनल है और कहीं से कोई एजेंसी कोट कर ले इसको, तो उससे भारत का प्रतिबिंब क्या बनेगा? नहीं प्रदीप जी, एक सेकंड, मैं बीच में इंटरप्ट करूंगी थोड़ा सा, क्योंकि अमरदीप जी का ये कहना था कि आज हम उस स्थिति में नहीं हैं, हम समझा सकते हैं, लेकिन हम उनको फुल फ्लैश रोक लें ईरान और इजराइल को कि वो आपस में जंग ना करें, इस स्थिति में हम नहीं है, क्योंकि हम उनको नहीं कर पाएंगे। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि कुकई और मैती, उन्हें तो हम संभाल नहीं पाए, एक एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने ये बात रखी है। क्या उनको कंट्रोल कर पाए? लगातार उस आग में वो तमाम चीजें जल रही हैं, तो जब हम उन्हें नहीं कर पाए तो हम एक उस लेवल पे जाके कैसे कर पाएंगे? ये उनका पॉइंट था। क्षमा चाहूंगा प्रदीप जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या पूछ सकता हूं, क्या विश्वगुरु विश्व व्यवस्था नहीं बनवाने में सहयोग कर सकते? हो सकता है कि मेरा इंटरप्रिटेशन गलत हो। प्रदीप जी, अगर हम नहीं हैं तो कौन है इस समय जो कि विश्वगुरु की भूमिका क्या होनी चाहिए? कथित विश्वगुरु की
जी आपकी आवाज मुझे ठीक नहीं आ रही है। मुझे इतना तो लग रहा है कि आप बोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। केवल राखी जी की आवाज सही आ रही है मुझे। ठीक है, मैं बताती हूँ। सौरभ जी कह रहे हैं विश्व गुरु की मुख्य भूमिका क्या होनी चाहिए? देखिए, गुरु तो ज्ञान देगा ना, युद्ध का ज्ञान थोड़ी देगा। युद्ध क्यों हो, विश्व गुरु कभी ऐसा नहीं चाहेगा। तो अगर आप कटाक्ष करना चाहते हैं और उसमें आपकी प्रसन्नता है तो मैं चाहूंगा कि आप हमेशा प्रसन्न रहें। लेकिन विश्व गुरु की भूमिका को कम नहीं आंक सकते या नकार नहीं सकते। जियोपॉलिटिक्स में और देशों के आंतरिक मामलों में बहुत से देश कुछ ऐसी बातें भी करते हैं जो कि वो प्रेस या मीडिया को बाहर जाहिर नहीं करते, और उनके रिजल्ट 6 महीने बाद, साल भर बाद आते हैं, और तब पता लगता है कि ओ हमने तो 1 साल पहले कोई गलत चर्चा कर ली थी। मैच्योरिटी का लेवल होता है समझने का, लेकिन जब हम चर्चा करते तो उम्मीद करें कि महंगाई काबू में रहेगी। अभी अगर राखी जी देखिए, हम सभी चाहते हैं कि हमारी बात दूर दूर तक पहुंचे, लेकिन कोई एक क्लिप ऐसी अगर वायरल हो जाए अंतर्राष्ट्रीय मामले पर, तो ये भारत सरकार के प्रयासों को, जहां पे कि भारत के लोग ही उस पर जो है संशय व्यक्त कर रहे हैं, तो भारत सरकार के प्रयासों को ये डेंट करेगी। नहीं प्रदीप जी, ठीक है, अब आपको मैं समझ सकती हूँ, आप क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात रख रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी जी और सौरभ जी भी, मुझे लगता है ये भी हम सब भारत के ही हैं, तो वो क्यों छवि को खराब करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने तो एक एग्जाम्पल के तौर पर एक बात रखी है। यहां से हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि हम अपने यहाँ की चीजों को तो संभाल नहीं पाते, ईरान और इजराइल को क्या संभालेंगे। बात ये नहीं है, नजरिया ये नहीं है प्रेजेंट करने का। बात ये है कि ईरान और इजराइल भले अच्छे संबंध हो, क्यों हमको सुनेगा। जहां इतनी मिसाइल दाग दी ईरान ने, इजराइल क्यों पलटवार नहीं करेगा, उसके तो लोग मारे गए ना। बात ये है। ठीक है, हमारी नहीं सुनेगा तो ईरान और सुनेगा, कोई और है जिसकी सुनेगा। जब कोई और नहीं है तो हम अपने आप को ऐसे क्यों कहें कि हमारी नहीं सुनेगा। अपनी रुसवाई कराना जानबूझ के कोई समझदारी की बात नहीं होती, और पड़ जाए तो ठीक है। ठीक है, चलिए 1 मिनट। हाँ, मुर्तजा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, एक बात तो तय है कि भारत सरकार की नहीं सुनेगा तो फिर किसकी सुनेंगे ये तो, क्योंकि इजराइल के साथ जो है। प्रदीप जी, हम तो केवल इतना जानना चाहते हैं कि युद्ध के दुष्प्रभावों से बचने के लिए हमारे पास में क्या रणनीति है, किस रणनीति से चलेंगे, क्या संभावना है, हम कैसे बच पाएंगे दुष्प्रभावों से। अरे तो बात मुकम्मल हो जाने दीजिएगा। 4 वर्षों में अगर हम तब बच गए तो हम अब भी बच जाएंगे। और सरकारी नीतियां, सर आप विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं, शायद आप मेरे से अच्छा समझते होंगे कि सरकारें अपनी विदेश मामलों की नीतियों को त्वरित रूप से सार्वजनिक नहीं करती हैं। उसका आपकी बात सही है। जी हाँ, प्रदीप जी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि सभी नीतियां सार्वजनिक नहीं होती है, लेकिन कुछ तो सार्वजनिक होता है। जो सार्वजनिक होता है वो करके हमें बता दीजिए। अगर कुछ सार्वजनिक कर सकते हैं तो कहूंगा कि आप सुरक्षित महसूस करें कि देश कुशल नेतृत्व में है। महंगाई पे देखिए, मैं भारत देश का नागरिक हूं प्रदीप जी, और भारत देश में मैं सदा से सुरक्षित ही महसूस करता हूं, भले ही सरकारें किसी की भी हो, क्योंकि हमारी सेना में बहुत शक्ति है। मैं सेना को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं हाथ जोड़कर। और आप ये कहें कि देश कुशल नेतृत्व में है, देश बिल्कुल कुशल नेतृत्व में है, मैं मानता हूं इस बात को, और पहले भी देश कुशल नेतृत्व में था और सदा रहेगा देश कुशल नेतृत्व में। देश के प्रति देश के नागरिकों की पूरी श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, और हम सभी अपने देश पर, देशवासियों पर, देश के नेतृत्व पर भरोसा करती हैं। इसमें अलग सी अलबेली बात तो कोई नहीं प्रदीप जी। ठीक है, मैं 1 मिनट सौरभ जी रोक रही हूँ। मुर्तजा जी अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए, आज इजराइल के साथ अमेरिका ठहरा हुआ है और ईरान के साथ रशिया ठहरा हुआ है या चाइना ठहरा हुआ है, तो ये सब तो सभी के साथ ठहरे हुए हैं। ये दोनों के साथ अगर कोई बात कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारत है, और ये चीज को इंकरेज करना चाहिए। मैं तो आज भारत सरकार के लिए पूरी तरीके से, मैं व्यक्तिगत उसमें भी कह रहा हूं कि पूरी सपोर्ट है, हमारी पार्टी की भी है, और मैं अपने तौर पे भी ये कहूंगा कि ये इनिशिएटिव तो लेना सिवाय भारत के किसी और का काम है भी नहीं। और आप देखेंगे कि ये बात जैसे ही ये इनिशिएटिव लिया जाएगा, जैसे आज मीटिंग हुई है, 1-2 दिन में ये नॉर्मल होता चला जाएगा। हो सकता है इतने 1 साल से ज्यादा की वॉर है ये, तो ये खत्म होते होते टाइम तो लगेगा, मगर ये इनिशिएटिव को
अप्रिशिएट करना चाहिए। बीइंग ए इंडियन मैं तो सपोर्ट करता हूँ। नहीं ठीक है, उसको देखिए सभी लोग सपोर्ट करेंगे। मुर्तजा जी आप भी ऐसी बात कर रहे हैं जैसे मैं ईरान इजराइल से बैठी हूँ, बाकी लोग यूरोप और यूक्रेन से बैठे हैं, कोई रशिया से बैठा है, मुझे ऐसी फीलिंग दे रहे हैं आप ये बात रख के। हम सब इंडिया और भारत, सर हम भारत से ही बैठे हैं इस चर्चा में, हम सब अपने देश के लिए पॉजिटिव सोचेंगे। राखी जी, मुर्तजा जी को मैं इंटरप्ट करूंगा। मुर्तजा जी आप विपक्ष की तरफ से हैं और मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। देखिए आपका अपना काम है, आप ठीक है आप कहिए, परंतु मैं ऐसा मानता हूं कि ये विदेश मामलों में क्या हमारी सरकार के भी ना दायरा होता है। आप दायरे से इतर प्रयास नहीं कर सकते, एक प्रोटोकॉल होता है, तो प्रोटोकॉल के तहत बातचीत की जाती है, संभावनाओं पर विचार किया जाता है, किसी की टांग में टांग नहीं फंसा दी जाती। तो मेरे ख्याल से भारत की विदेश नीति इस समय बेहतर है, स्पष्ट है और उसमें अगर जितनी भी गुंजाइश है तो सरकार अपनी तरफ से बेहतर प्रयास कर रही है। हाँ बिल्कुल कर रही है और मैं आपसे कह रहा हूं ना कि जब तीन जो है अच्छा मुर्तजा जी चलिए एक छोटा सा सवाल आपसे, क्योंकि फिर उसके बाद एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया मैं इंदु कांजे से लूंगी। मुर्तजा जी चलिए मैं एक सवाल ऐसा ले रही हूँ, वो जरूरी हो जाएगा यहाँ पे पूछना। आपने कहा पूरी तरह से आप सपोर्ट करते हैं, भारत को बात करना चाहिए, जंग रुकती है बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी बात है, हम भी यही कह रहे हैं अच्छे संबंध में बात कर लीजिए, वहां जंग रुकेगी, आर्थिक रूप से नुकसान हमें नहीं होगा, हमारा तो फायदा है, समझिएगा इस चीज को। लेकिन जो भारत की वाहवाही होगी उसे भी हम प्लस करते हैं। मैं बिल्कुल थम्स अप लगा रही हूँ यहाँ पे कि हम बहुत खुश होंगे कि हमारे भारत की वाहवाही होगी कि हम इस जंग को रोकने में कामयाब हुए। लेकिन वो जो क्रेडिट होगा, जिस कुशल नेतृत्व की बात अभी प्रदीप जी कर रहे थे, फिर चर्चा ये भी होगी कि सब कुछ किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उसको एक्सेप्ट करेंगे आप? ये इंडिपेंडेंस से लेके आज तक भारत जब भी इंटरनेशनल मामलात में काम करा है तो उसमें भारत का ही नाम हुआ है। ये प्राइम मिनिस्टर आपके नहीं है, प्राइम मिनिस्टर क्या मेरे नहीं है नरेंद्र मोदी जी? ये काम करेंगे तो पूरे 130 करोड़ आवाम के लिए काम करेंगे। चलिए आज अच्छा लग रहा है मुझे ये सुन के, वरना मुझे लगता है ये जंग रुक जाती तो शायद उसके अगले दिन इस चर्चा पे बैठा पड़ रहा होता कि कोई कहता कि मोदी जी की वजह से हुआ, फिर वो कहते उनकी वजह से नहीं हुआ, नीतियों की वजह से हुआ। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, आपकी देखिए जब मुल्क की एक नीति बनती है तो आप हम सभी शामिल है उसमें, बिल्कुल, और ये इंटरनेशनल मामलात है और इसमें हम कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? ठीक है, अच्छा लगा मुझे सुन के, विपक्ष का ये जो बात थी मुझे सुन के बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अमूमन आती हैं वो चीजें बातें, से सवाल था। खैर समय हो गया, इंदु कांजी बहुत जल्दी से आपकी संक्षिप्त प्रतिक्रिया। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। जो सौरभ जी कह रहे थे बीच में, आजादी के बाद से कभी भी हम असुरक्षित नहीं महसूस किए। हमें ऐसा लगता है इस ढंग का जनरल स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता है। 1962 के युद्ध के समय एक निश्चित तौर पे भारत में बड़ी संख्या में लोगों ने बड़े क्षेत्र में अपने को असुरक्षित महसूस किया। 1984 में दिल्ली में बहुत सारे लोगों ने असुरक्षित महसूस किया। 1991 में जब भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा तो देश के एक बड़े वर्ग ने अपने को असुरक्षित महसूस किया। उन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए और बचाने के लिए देश में सीसीएस की बैठक करके तेल आएगा नहीं ऐसा नहीं है, तेल कहां से लाया जाएगा इसकी व्यवस्था, और जो इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा उससे कैसे निपटा जाए, और इन खराब परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी देश को कैसे विश्व गुरु जो कह रहे थे सौरभ जी की स्थिति में बनाए रखा जाए, ये सोचने का विषय है और शायद सरकार किसी पर विचार कर रही है। जी बिल्कुल, चलिए क्योंकि समय भी हो गया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर ईरान और इजराइल की जंग जारी है, बहुत ज्यादा नजरें अब भारत पर ही हैं कि यदि वो दोनों ही देशों से अलग अलग बात करते हैं तो जाहिर तौर पर एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकता है, क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। आप ईरान के साथ चले जाए तो चाइना आप बोल सकते हैं, रशिया बोल सकते हैं, तो इनसे तो संबंध भारत के अच्छे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक समझौते की दृष्टि से एक बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन क्या ये होगा? नहीं होता है तो आर्थिक रूप से भारत पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, उसको लेकर सीसीएस की बैठक हुई। बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हुए हैं। मुझे लगता है ये आने वाले समय में शायद 2 से 3 दिन में बहुत सारी स्थितियों को साफ करेगा। क्या होगा वो जरूर देखेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।